जी हाँ, आज अपन जानेंगे मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। इसके अंदर कक्षा 12वीं की बात की जाए तो पाठ्यक्रम के अंदर एक पहला पाठ है जिसके अंदर हम जानेंगे मानव भूगोल के अंदर सर्वप्रथम जानेंगे उनका विषय क्षेत्र क्या है, उनकी परिभाषा क्या है और उनके सिद्धांत क्या है। तो इस 12th के पाठ्यक्रम के अंदर इनकी परिभाषा और इनके विषय क्षेत्र हम इनके सिद्धांतों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं इस मानव भूगोल के परिभाषा क्या है और इनके विषय क्षेत्र एवं इनके सिद्धांत किस प्रकार है उनको जानते हैं। मानव भूगोल के पिता की बात की जाए या जनक की बात की जाए, वह आपके फ्रेडरिक लेर्जेल है जो एक जर्मन भूगोलवेता है। थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं। मानव भूगोल का जो पिता आपके फ्रेडरिक लेर्जेल है जो एक जर्मन भूगोलवेता है। उसके बारे में जानते हैं कि अपना जो मानव भूगोल है उनको अपन आधुनिक रूप में देखें, यानी आधुनिक मानव भूगोल का जो पिता है यह भी आपके फ्रेडरिक लेर्जेल को ही माना जाता है। और उसके बाद में जानते हैं कि यह फ्रेडरिक लेर्जेल अपनी एक परिभाषा देता है क्यों इनको वास्तव में आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना, किस प्रकार माना है और आधुनिक मानव भूगोल का जनक ये क्यों कहला रहा है। तो इन्होंने अपना जो मानव भूगोल है इनके बारे में इन्होंने एक परिभाषा दी। इन्होंने क्या परिभाषा दी है देखते हैं। फ्रेडरिक लेर्जेल के अनुसार मानव भूगोल में एक मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंधों का एक जो संश्लेषित अध्ययन किया जाता है उनको लेर्जेल में मानव भूगोल का है, यानी मानव भूगोल है। इनको फ्रेडरिक लेर्जेल ने यह बताया है कि मानव समाजों और उनके साथ साथ में धरातल के बीच में जो अंतर संबंध है उनको संश्लेषित करना ही मानव भूगोल कहलाता है। यह लेर्जेल के अनुसार परिभाषा है। इन्होंने यह परिभाषा अपनी जो पुस्तक है, यानी लेर्जेल की जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजिया या एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक थी अपनी, उनके अंदर यह परिभाषा दे रखी है। उसके बाद में देखते हैं एलन सर्सिल को। एलन सर्सिल सैम्पुल यह भी एक भूगोलवेता है। तो इन्होंने भी इस मानव भूगोल के बारे में अपनी परिभाषा दी है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है देखते हैं। इन्होंने यह परिभाषा दी है कि सैंपल के अनुसार मानव भूगोल है यह एक अस्थिर पृथ्वी और उनके साथ साथ एक क्रियाशील या फिर संसल मानव है। इनके अंदर एक जो परिवर्तनीय संबंध है उनका अध्ययन करना ही मानव कहलाता है। यानी इस पृथ्वी को, यानी जो पृथ्वी है अपनी वह एक अस्थिर मानी जाती है, उनके साथ साथ में एक क्रियाशील मानव को जोड़ रखा, यानी क्रियाशील जो मानव एक परिवर्तन करता है उनके संबंधों को भी या उनके संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल का है, जो एलन सर्सिल सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। यह परिभाषा आपके एलन सर्सिल सैम्पुल के अनुसार अपनी पुस्तक जिसका नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में दी गई थी, जिसके अंदर एक गत्यात्मक संबंध है उनके ऊपर उसने एक विशेष जोर दिया। यानी जो अपनी परिभाषा दी थी सैम्पल ने, उसने बताया कि अस्थिर पृथ्वी उनके साथ साथ में क्रियाशील जो मानव है उनके परिवर्तित जो संबंध है इनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो इन्होंने अपनी जो परिभाषा है वह अपनी पुस्तक जिसका नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव उनके अंदर दी थी और उन्होंने विशेष रूप से किसी चीज पर जोर दिया। तो किसके ऊपर दिया था? गत्यात्मक संबंधों के ऊपर जोर या बल दिया था, उनके अनुरूप अपनी परिभाषा दी थी। फिर देखते हैं ब्लास को। यह पॉल विडाल डी ब्लास, इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है जानते हो? यानी हमारी पृथ्वी को एक नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम, यानी अपनी जो पृथ्वी है उनको नियंत्रित करने के लिए, यानी नियंत्रण करने के लिए भौतिकी नियमों और उनके साथ साथ में इस पर जो रहने वाले जीव है उनके मध्य में एक अधिक संश्लेषित जो संबंध है उनके अध्ययन की संकल्पना है, उनको इस ग्लास के अनुसार बताया गया मानव भूगोल के अंदर, जिसे मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। तो इसने जब हमारी पृथ्वी को एक नियंत्रित करने वाले जो भौतिकीय नियम और उनके साथ साथ में उनके ऊपर जो जीवों के मध्य एक संश्लेषित संबंध बताया है, जो एक अधिक रूप से बताया,
यानी ज्यादा बताया है, व्यापक रूप से बताया है, उनका अध्ययन करने वाली जो संकल्पना है यह मानव भूगोल कहलाती है। ग्लास ने जो अपनी परिभाषा दी है यह मानव भूगोल के सिद्धांत में दी गई थी। और उसके बाद में देखते हैं एक और भूगोलवेता है जो डिकेन व उनके साथ साथ में पिर्स। डिकेन और पिर्स ये दोनों मानव भूगोल के बारे में अपनी परिभाषा देते हैं। क्या देते देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल के अंदर मानव व उसके कार्यों को क्या किया जाता है, समाविष्ट किया जाता है। मानव और उनके साथ साथ में उनके जो कार्य है उनको समाविष्ट करना मानव भूगोल कहलाता है। यह डिकेन और पिर्स के अनुसार परिभाषा है मानव भूगोल की। तो देखते हैं वास्तव में यह मानव भूगोल क्या है, इनके किस प्रकार विशेष क्षेत्र है। तो अब इनकी परिभाषा तो अपन ने जान ली। सर्वप्रथम जानी थी डेडजेल के अनुसार, उसके बाद जानी थी सैंपल के अनुसार, उसके बाद में जानी थी अपन ने जो एक ग्लास था उनके बारे में, और उसके बाद में डिकेन और पिर्स ने दी अपनी परिभाषा। तो चार भूगोलवेताओं के अनुसार आपने परिभाषा को जान लिया। उसके बाद में जानते हैं कि यह जो मानव भूगोल है इनके विशेष क्षेत्र कौन कौन से है, यानी इनके विशेष क्षेत्र को देखते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन है या इसके अध्ययन करने के लिए विशेष क्षेत्र कौन कौन से है, तो इनको निम्न आधारों के रूप में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से आपके मुख्य रूप से विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी आधार पर इनको जानते हैं। ये आधारों के आधार पर इनके विशेष क्षेत्रों को जानेंगे, जिसमें से इनका पहला आधार होगा जनसंख्या व उसकी क्षमता, जनसंख्या और उनकी क्षमता। और दूसरा इनका आधार है प्राकृतिक वातावरण, तीसरा सांस्कृतिक वातावरण, और इनका चौथा जो आधार होगा वो एक कालिक अनुक्रम के आधार पर होगा। कालिक का मतलब, काल का मतलब समय अनुक्रम। उसके बाद में जो पांचवा आधार है यह मानव के द्वारा एक समायोजन करने की प्रक्रिया, यानी मानव है वो अपना समायोजन किस प्रकार करता है, उनके प्रोसेस को ही अपन पांचवें आधार के रूप में देखेंगे। और छठा जो आधार है यह दूसरे प्रदेशों से संबंध बनाना, यानी दूसरे प्रदेशों आते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र को। इनसे पहले अपन ने जान लिया था इनके जो विशेष क्षेत्र के जो आधार थे 6 प्रकार के, उनको जान लिया था। उनको जानने के बाद जानेंगे अपन मानव भूगोल के जो क्षेत्र है इनके उप क्षेत्र कौन कौन से। तो उप क्षेत्रों को जानेंगे उनके क्षेत्रों के साथ, यानी मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनसे जुड़े हुए उप क्षेत्र कौन कौन से हुए या माने जाते हैं, तो उनको देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे सामाजिक भूगोल, यानी सामाजिक भूगोल यह मानव भूगोल का एक क्षेत्र है। और इनका जो उप क्षेत्रों की बात की जाए तो मुख्य रूप से इनके 4 उप क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें से मानव भूगोल के जो सामाजिक भूगोल एक क्षेत्र था, इनका व्यवहारिक भूगोल एक उप क्षेत्र है। उनके साथ साथ में सामाजिक कल्याण का भूगोल यह इनका दूसरा उप क्षेत्र, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। मुख्य रूप से जो मानव भूगोल के क्षेत्र है उनके उप क्षेत्रों को जानेंगे, जिसमें से पहला अपना जो सामाजिक भूगोल एक क्षेत्र था, इनके उप क्षेत्रों के रूप में देखा 4 उप क्षेत्रों को। एक व्यवहारिक भूगोल, दूसरा सामाजिक कल्याण भूगोल, और तीसरा ऐतिहासिक भूगोल, और चौथा है चिकित्सा भूगोल। यह 4 उप क्षेत्र है आपके सामाजिक भूगोल की। उसी प्रकार जो भूगोल का सेकंड जो क्षेत्र है वह नगरीय भूगोल के बारे में जानेंगे हम। तो नगरीय भूगोल है, इनका उप क्षेत्र एक नगरीय भूगोल के रूप में होगा, यानी नगरों के बारे में अध्ययन करना ही नगरीय भूगोल कहलाता है। तो इनका उप क्षेत्रों की बात की जाए तो एक ही उप क्षेत्र है, इसलिए इनका एक ही क्षेत्र के रूप में देखेंगे इनको। और उसके बाद में जानते हैं भूगोल का उप क्षेत्र या उसके क्षेत्र, यानी मानव भूगोल का राजनीतिक भूगोल एक उप क्षेत्र है, नहीं क्षेत्र है, और इनके उप क्षेत्र है दो उप क्षेत्र है, जिसमें से पहला उप क्षेत्र है आपके निर्वासन भूगोल और दूसरा होगा सैन्य भूगोल। यानी राजनीतिक भूगोल क्षेत्र के अंदर उप क्षेत्रों को देखा जाए 2 उप क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक निर्वासन भूगोल और दूसरा होगा आपके सैन्य भूगोल। फिर देखते हैं तीसरे क्षेत्र को जो आवास भूगोल के रूप में है। आवासीय भूगोल के अंदर आपकी कोई उप क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आवासीय प्रणाली को या आवासीय प्रणाली के रूप में अध्ययन करना आपके आवासीय भूगोल कहलाएगा। इसलिए आवासीय भूगोल एक अपने आप में क्षेत्र और उप क्षेत्र दोनों के रूप में आता है। फिर देखा जाए आर्थिक भूगोल को, आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल का एक क्षेत्र है। तो इनके अंदर थोड़े ज्यादा उप क्षेत्र देखने को मिलेंगे।
तो जिसमें से एक संसाधनी भूगोल है, दूसरी कृषि भूगोल, तीसरी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल और चौथी है विपणन भूगोल, पांचवी जो औद्योगिक भूगोल के रूप में है और छठी है अपने पर्यटन भूगोल के रूप में। यानी जब अपन आर्थिक भूगोल को देखते हैं, आर्थिक भूगोल एक ऐसा क्षेत्र है मानव भूगोल का जिसके अंदर मुख्य रूप से आपके इतने यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उप क्षेत्र पाए जाते हैं या आते हैं, जिसमें से कई संसाधन भूगोल का अध्ययन किया जाता है और कई भौगोलिक जो एक कृषि रूप में होता है, कृषि भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल के रूप में, विपणन भूगोल के रूप में, औद्योगिक भूगोल के रूप में और उनके साथ साथ में पर्यटनीय भूगोल के रूप में अध्ययन करना ही आपके आर्थिक भूगोल कहलाता है। उसके बाद में जानेंगे हम इस जनसंख्या भूगोल, यानी मानव भूगोल के अंदर क्षेत्रों को जान रहे थे, उनमें से लास्ट जो छठे रूप में है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल का अध्ययन आपके जनांगीय के अंदर करेंगे, यानी आपकी जो जनसंख्या भूगोल है इनके उपक्षेत्र की बात की जाए तो जनांगीय भूगोल है। अब जनांगीय भूगोल का बात की जाए या जनांगीय या जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना है, वह आपकी जनसंख्या भूगोल कहलाएगा या जनसंख्या भूगोल के अंदर इनका अध्ययन किया जाएगा। तो यह अपन ने जान लिया है मानव भूगोल के क्षेत्र और उनके उपक्षेत्रों को। उसके बाद में जानेंगे जो एक ब्लास नामक भूगोल लेता था, उसने मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र है उनको मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांट के बताया था, जो ब्लास के अनुसार वास्तव में मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र किस प्रकार है। तो पहला तो इन्होंने बताया कि जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और तीसरा बताया है परिवेश इत्यादि। यानी इन्होंने ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र है वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से इन्होंने बताया कि एक जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और एक है परिवेश। इसके बाद में एक और भूगोलविद आता है जो एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र है इनको हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। इसमें से पहला भाग है भौतिकी या फिर प्राकृतिक विशेषताएं या उनकी दशाएं, और दूसरा है मानवीय क्रिया यानी उनकी प्रतिक्रिया। मानव है वो किस प्रकार प्रोसेस करता है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। और पहला था जो भौतिकी या फिर प्राकृतिक विशेषताओं के रूप में या उनकी दशाओं के रूप में। जी हाँ, तो अपन देखते हैं मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में अपने जीन ब्रून्स एक भूगोलवेता है जिसने मानव भूगोल को मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक तो बताया है सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा बताया है संस्कृति के विकास के आधार पर। यानी जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र है इनको 2 भागों में बांटा है इन्होंने, एक सभ्यता के आधार पर यानी सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा संस्कृति के विकास के आधार पर इन्होंने विशेष क्षेत्र बताए हैं मानव भूगोल के जीन ब्रून्स ने। उसके बाद में देखते हैं अपन मानव भूगोल के सिद्धांतों को, यानी मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से है, किस प्रकार है। तो अपन जानते हैं मानव भूगोल के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों को जानेंगे, जिनमें से पहला सिद्धांत यह है कार्यशीलता का सिद्धांत या फिर उनको परिवर्तन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। यह सिद्धांत जी ब्रून्स के द्वारा दिया गया। तो ब्रून्स ने यह सिद्धांत दिया है क्रियाशीलता और उनके साथ साथ में उनको परिवर्तन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत दिया है जो सिद्धांत देने वाले है ब्लंस ने अपना जो सिद्धांत दिया है यह सिद्धांत पार्थिव संपूर्णता का सिद्धांत या फिर पार्थिव एकता का सिद्धांत या फिर उनको अंतर्क्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य रूप से अपन 3 सिद्धांतों को जान रहे हैं। उनमें से पहला सिद्धांत जो जीन ब्रून्स का था ये क्रियाशीलता का सिद्धांत था, जिनको परिवर्तन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में पार्थिव सिद्धांत है जो एक पार्थिव एकता का सिद्धांत या फिर उनको अंतर्क्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो यह सिद्धांत देने वाला था जीन ब्रून्स। उसके बाद में अपन जानेंगे जीन ब्रून्स के अनुसार वातावरण का एक समायोजन है या वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत, यह सिद्धांत भी आपके जीन ब्रून्स के द्वारा दिया गया। तो मुख्य रूप से अपन ने 3 सिद्धांतों को जाना था, जिसमें से 2 सिद्धांत जीन ब्रून्स के हैं, एक क्रियाशीलता का सिद्धांत और एक वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत
जीन ब्रोंस के और एक लग्स का सिद्धांत था। उन तीनों सिद्धांतों को अब अपन देखते हैं, इनके नियमावली को, यानी इनकी विशेषताएं किस प्रकार है और इनको किस प्रकार जानते हैं। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है या फिर उनको परिवर्तन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यह जीन ब्रोंस के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया है। इनके अंदर इन्होंने बताया है कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन का नियम है। जीन ब्रोंस ने यह बताया है कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यह एक परिवर्तन का नियम बताते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया है क्रियाशीलता सिद्धांत के अंदर कि पृथ्वी पर जड़ और चेतन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण एक समय के साथ में बदलते रहते, यानी कि परिवर्तित होते रहते। क्योंकि जब क्रियाशीलता का सिद्धांत को हम परिवर्तन सिद्धांत के नाम से भी जानते थे, तो इन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर एक जड़ और दूसरा चेतन तथा उनके साथ साथ में प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण है, ये समय के साथ में उनके साथ साथ में परिवर्तित होते रहते हैं या फिर बदलते रहते हैं। उसके बाद में बताया है इन्होंने कि प्रकृति में परिवर्तन के लिए 6 शक्तियों के उत्तरदायी माना गया, यानी जो प्रकृति है इनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको 6 शक्तियों के उत्तरदायी के रूप में माना है, जो सब निम्न प्रकार की शक्तियां हैं उनको जानते हैं। उसमें से पहली शक्ति यह है कि पृथ्वी के एक गरीय संबंध, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार गरीय संबंध रखता है तो उनको जानते हैं। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, जिसमें एक घूर्णन गति यानी उनको रोटेशन यानी घूर्णन गति जिसे दिन व रात बनते हैं, तथा पृथ्वी की जो परिक्रमा गति है उनसे ऋतुओं का निर्माण होता है तथा लगातार यह एक परिवर्तन चलता रहता है। अब अपन जानते हैं कि प्रकृति है, इनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो 6 शक्तियों को उत्तरदायी मानते हुए चलते हैं, जिसमें से पहला अपन ने देखा गरीय संबंध यानी पृथ्वी एक ग्रह है, उनके अंदर किस प्रकार संबंध देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी यह 2 प्रकार की गतियां करती है, अपने को पता है, एक घूर्णन गति करती है तो दूसरी परिक्रमा गति करती है। तो परिक्रमीय जब गति करती है उस समय ऋतुओं का निर्माण होता है, यदि ऋतुओं के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो घूर्णन गति होती है, जो रोटेशन होता है, वह दिन रात के अंदर क्या करती है, परिवर्तन करती है। उसी प्रकार अपन देखते हैं दूसरी शक्ति को, जो शक्ति आपके पृथ्वी की आंतरिक शक्ति या फिर विवर्तनिक शक्ति के नाम से जानी जाती है। यह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से आपके भूकंप, ज्वालामुखी परतों की उत्पत्ति एवं महाद्वीपीय भागों का उत्थान, उनके साथ साथ उनका धसाव होता रहता है, जिससे निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया या प्रोसेस चलते रहते हैं। नंबर 2 शक्ति देखें, विवर्तनिक शक्ति कहलाती है, जो पृथ्वी के आंतरिक होती है। और पृथ्वी के आंतरिक होती है तो उनको जानने की स्रोतों की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से आपके भूकंप और ज्वालामुखी, यह दोनों देखने को मिलती है। इनके अंदर पर्वतों की उत्पत्ति एवं उनके साथ साथ में महाद्वीपीय भागों के अंदर किस प्रकार उत्थान होता है और किस प्रकार इसके अंदर ध्वंसा देखने को मिलती है, उससे ही उसके अंदर जो परिवर्तन होने का जो प्रोसेस है वह हमेशा चलता रहता है। उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरी शक्ति के रूप में, जो है सूर्य या फिर सूर्य शक्ति। अब सूर्य शक्ति को जानेंगे, जो तीसरी शक्ति के रूप में जानते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर एक बहिर्जात बलों की उत्पत्ति एवं उनके साथ साथ में एक विषमता या फिर उनको असमानता उत्पन्न करने में सूर्य शक्ति है वह एक प्रमुख मानी जाती है, जिसे पृथ्वी पर एक वायु दाब में अंतर, पवनों का चलना, चक्रवात, कई तूफान, वर्षा इत्यादि ये घटनाएं घटित होती रहती है, जिससे पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की विषमताएं या फिर भिन्नताएं उत्पन्न होती है। अतः जो ये ब्रोंस है, इन्होंने सूर्य शक्ति को एक मूर्ख शक्ति के रूप में कहा है। यानी मूर्ख शक्ति किसे कहते हैं या मूर्ख शक्ति किस शक्ति को कहा गया है, तो यह तीसरे नंबर की जो शक्ति है, जो सूर्य शक्ति के रूप में है, उनको जीन ब्रोंस महोदय के द्वारा मूर्ख शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा इनको? क्योंकि यह पृथ्वी के अंदर एक बहिर्जात बलों की उत्पत्ति एवं उनके साथ में विषमताएं या भिन्नताएं उत्पन्न करने में यह सूर्य शक्ति है जो एक प्रमुख मानी जाती है। जिससे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर वायु दाब में अंतर पाया जाता है, उसके साथ साथ में पवनों का चलना और चक्रवात है, कई तूफान, कई वर्षा है, इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है उसे हम पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार से या उनके अंदर विषमताएं हैं जो उत्पन्न देखते हैं, उनको ही जीन ब्रोंस ने सूर्य शक्ति के रूप में इनको मूर्ख शक्ति कहा है। फिर देखते हैं यहाँ पर चौथी शक्ति के रूप में, यानी नंबर 4 की शक्ति है, यह आपके गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में है। तो यह पृथ्वी के ऊपर विभिन्न घनत्व के पदार्थों में एक गुरुत्व पदार्थ से संतुलन की स्थापना
या संतुलन स्थापना का कार्य करती है। अतः यह जीन ब्रून्स ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को एक बुद्धिमानी शक्ति के रूप में कहा है। यानी जीन ब्रून्स के द्वारा किस शक्ति को बुद्धिमानी शक्ति के रूप में कहा जाता है, यह प्रश्न एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। तो यह आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उनको जीन ब्रून्स ने आपके बुद्धिमानी शक्ति के रूप में कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के घनत्व के जो पदार्थ है, उनके अंदर एक गुरुत्व पदार्थ यानी गुरुत्व पदार्थों से जो संतुलन की स्थापना का कार्य होता है, उनको ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति को एक बुनियादी शक्ति या फिर बुद्धिमानी शक्ति के रूप में माना है, जो जीन ब्रून्स के द्वारा माना गया। उसके बाद में नंबर 5 की जो शक्ति पढ़ते हैं यहाँ पर, वो पढ़ते हैं जैविक शक्ति के रूप में, यानी जैविक शक्ति के रूप में। जैविक शक्ति के अंदर मुख्य रूप से वनस्पति व जीव जंतु आते हैं। और उसके बाद में देखा जाए 6 नंबर की शक्ति जो एक मानवीय शक्ति के रूप में होती है। तो यह मानवीय शक्ति क्या है? इनको जीन ब्रून्स ने एक क्रियाशीलता का सिद्धांत के रूप में भी देखा है। यानी जो मानव शक्ति है, यह 6 नंबर की शक्ति के रूप में अपन जान रहे थे। इनको जीन ब्रून्स के द्वारा क्रियाशीलता का सिद्धांत के रूप में शक्ति भी कहा गया है। तो इस सिद्धांतों के बारे में ये ब्रून्स है, ये कहते हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब परिवर्तनशील है। या तो वो वर्दी रूप में यानी बढ़ रही है, या फिर वह घट रही है, यानी उनके अंदर ह्रास देखने को मिलता है। यह जीन ब्रून्स कहता है। क्या कहता है? यह कहता है कि अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है, उनके अंदर या उन सब के अंदर परिवर्तन पाया जाता है या परिवर्तनशील है। अब परिवर्तन किस प्रकार का होता है? कहीं धनात्मक होता है जो वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है, तो कहीं ऋणात्मक भी होता है, यानी ह्रास के रूप में। अब वृद्धि 2 प्रकार की भी हो सकती है, कई वृद्धि ऋणात्मक रूप में होती है, तो कई धनात्मक रूप में भी होती है। उसके बाद में देखते हैं जो दूसरे नंबर का सिद्धांत था, पार्थिव संपूर्णता या फिर पार्थिव एकता का सिद्धांत, उन्हें अंतःक्रिया सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांत आपके ब्लास के द्वारा दिया गया था। तो ब्लास महोदय ने इस अंतःक्रिया सिद्धांत के बारे में यह बताया है कि विश्व में सर्वप्रथम पार्थिव एकता का विचार आपके हम्बोल्ट ने दिया था, जिसे रेड जेल ने क्या किया था? आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। और यह जो पार्थिव संपूर्णता का सिद्धांत है, यह ब्लास महोदय के द्वारा दिया गया है। अब जो यह विश्व के अंदर सर्वप्रथम बात की जाए इनके विचारों की, यानी पार्थिव एकता के सिद्धांत के विचारों की बात की जाए, तो यह हम्बोल्ट ने दिया था। लेकिन इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है तो रेड जेल ने किया, जो जर्मन में एक भूगोल नेता है। उसके बाद में इनकी जो संपूर्ण यानी पार्थिव संपूर्ण सिद्धांत के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत ब्लास के द्वारा दिया जाता है। किसी ने तो इनके बारे में विचार दिया, किसी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो किसी ने यह सिद्धांत भी दिया है जो ब्लास ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी जो भौगोलिक तत्व है, जैसे जड़ या फिर चेतन, जड़ चेतन, सभी का अध्ययन एक दूसरे से संबंधित होता है या संबंध के रूप में होता है। किसी भी तथ्य का अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यह पार्थिव संपूर्णता सिद्धांत या फिर आंतरिक या अंतःक्रिया सिद्धांत के अंदर अपन जानते हैं, जो ब्लास के द्वारा दिया गया है। अब ब्लास ने अपनी जो पुस्तक है एजेंट, ब्लास की अपनी पुस्तक एजेंट में बताया है कि किसी देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहां के एक प्राकृतिक मानचित्र के आधार पर किया जाना चाहिए। अब जो ब्लास महोदय है ये बताते हैं अपनी पुस्तक के अंदर, पुस्तक का नाम है एजेंट। एजेंट पुस्तक के अंदर बताते हैं कि जो राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करते हुए वो बताते हैं कि जो प्राकृतिक मानचित्र है इनके आधार पर इनका अध्ययन करना चाहिए। और फिर नंबर 3 का जो सिद्धांत अपन जान रहे थे, ब्रून्स का जो सिद्धांत है वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत। वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत है यह अपन जब 3 सिद्धांत को पढ़ रहे थे उसमें से 2 सिद्धांत को जान लिए हैं। पहला सिद्धांत तो दिया था क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह जीन महोदय के द्वारा दिया गया था, और दूसरा ब्लास के अनुसार, और तीसरा फिर जो वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत है यह भी जीन ब्रून्स के द्वारा दिया गया। और यह वातावरण को 2 प्रकार के बताते हैं। कौन? वातावरणीय समायोजन के सिद्धांत के अंदर ब्रून्स है यह वातावरण को मुख्यतः 2 प्रकार से बताते हैं, जिसमें से पहला बताते हैं प्राकृतिक वातावरण और दूसरा बताते हैं सांस्कृतिक वातावरण। अब 2 भागों में इन्होंने इस वातावरण को बांटा है जीन ब्रून्स ने। तो मानव के द्वारा प्राकृतिक
और सांस्कृतिक वातावरण के अंदर अनुकूल और रूपांतरण करने की जो प्रक्रिया है या फिर प्रोसेस है, यह वातावरण समायोजन कहलाता है। और वातावरण समायोजन क्या है ब्रूक्स के अनुसार? तो मानव के द्वारा इस प्रकृति या फिर सांस्कृतिक वातावरण के अंदर एक अनुकूलीय या फिर परिवर्तनीय करने की जो प्रक्रिया है, यह एक वातावरण समायोजन कहलाती है। किसके अनुसार? जीन ब्रूक्स के अनुसार। अब मानव है वो एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को वातावरण के अंदर क्या करता है? ढालता है या फिर समायोजित करता है, जिसे हम अनुकूल के नाम से भी जानते हैं। अनुकूल करना या फिर समायोजित करना, इनको समायोजित करना भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं जीन ब्रूक्स ने समायोजन करने को अनुकूल बताया, तो फिर अनुकूल होने के भी दो प्रकार बताए हैं जो जीन ब्रूक्स ने बताए हैं। तो कौन कौन से अनुकूल के प्रकार है? एक तो है आंतरिक अनुकूल। जीन मौजे के अनुसार एक आंतरिक अनुकूल होता है और दूसरा होता है बाह्य अनुकूल। अब आंतरिक अनुकूल को भी हम समझने के लिए दो मुख्य भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक तो होता है एसीकीय आंतरिक अनुकूल और दूसरा होता है अनएसीकीय आंतरिक अनुकूल। अब एसीकीय आंतरिक अनुकूल क्या होता है? एसीकीय आंतरिक अनुकूल की बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल की बात की जाए, इनके अंदर भाषा का सीखना होता है, यानी इच्छा के अनुसार भाषा का सीखना होता है। अनएसीकीय जो आंतरिक अनुकूल है, ये क्या होता है? यहाँ पर ना चाहते हुए भी बदलाव है वो त्वचा के रंग के बदलाव के रूप में देखने को मिलता है। यानी अपन चाहते तो नहीं है, अपन नहीं चाहते कि अपना या अपनी त्वचा का रंग काला हो, उसके बावजूद अपनी जो त्वचा है वो ब्लैक हो जाती है, वो अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं होती है, वो अनएसीकीय रूप में होती है। उसके बाद में देखते हैं अपन बाह्य अनुकूल को। तो बाह्य अनुकूल एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। तो यह सब अनुकूल है, यह अपन जीन ब्रूक्स के अकॉर्डिंग जान रहे हैं। अब देखते हैं कि जीन ब्रूक्स क्या बताते हैं। मानव प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंदर ज्ञान और बुद्धि के बल के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण के अंदर जो परिवर्तन करता है, उन्हें हम या फिर वह जीन ब्रूक्स रूपांतरण कहते थे। रूपांतरण का अर्थ हुआ परिवर्तन करना, परिवर्तन, एक रूप से परिवर्तन। यानी उन्होंने कहा है कि इस प्रकृति मानव है जो इस प्रकृति और सांस्कृतिक जो वातावरण है, इनके अंदर अपना ज्ञान और बुद्धि के बल के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने के लिए वातावरण के अंदर जो परिवर्तन करता है, उसे हम रूपांतरण के नाम से जानते हैं या फिर उनको परिवर्तन कहते हैं। अब अनुकूल और रूपांतरण, अनुकूल और रूपांतरण का एक उदाहरण देखें जो निम्नानुसार है। किस प्रकार है तो जानते हैं। यह एक रूपांतरण या फिर अनुकूलता देखी जा रही है। इस जीन के अनुसार इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एस्किमो एक जनजाति अपने एक निवास क्षेत्र में वह क्या करती है? बर्फ का घर बनाती है, जो अनुकूलन की प्रक्रिया या प्रोसेस को बताता है। तथा यह जनजाति बर्फ के घर में सील मछली की सर्दी जलाकर घर के एक आंतरिक वातावरण को क्या करती है? गर्म करती है, जो एक रूपांतरण की प्रक्रिया को इंगित करता है या फिर बताता है। तो यह एग्जाम्पल की बात की जाए इस परिवर्तन के रूप में या रूपांतरण के रूप में, तो यह एक जनजाति थी जो एक निवास क्षेत्र यानी अपना एक निवासी क्षेत्र था जो बर्फीय क्षेत्र में था, वहां पर अपना घर बनाती है। उनके साथ साथ में उनके अंदर किस प्रकार अनुकूल की प्रक्रिया दिखाती है? वह इस घर के अंदर एक मछली है, मछली की सर्दी है, उनको जला करके अपने जो घर के अंदर जो आंतरिक गर्मी है, आंतरिक वातावरण की जो गर्मी है, उनको इस मछली को जला करके प्राप्त करते हैं। उनको हम रूपांतरणीय प्रक्रिया के रूप में बताते हैं या देते हैं। ये एक एग्जाम्पल था रूपांतरण का। उसके बाद में हम जानेंगे निश्चयवाद को या फिर कई संभववाद को और उनके साथ साथ में नव निश्चयवाद, यानी सिद्धांतों को अपन ने मानव भूगोल के सिद्धांतों को जान लिया, कई उनके क्षेत्रों को, कई उनके उपक्षेत्रों को भी जाना था। तो अब देखते हैं इनके अंदर किस प्रकार के वाद देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला वाद है आपके निश्चयवाद, जो उनको नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में संभाववाद है और उसके बाद में अपन देखेंगे नव निश्चयवाद के बारे में, जिनको नव नियतवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं अपना नियतिवाद के बारे में या फिर निश्चयवाद के बारे में। इनके अर्थ की बात की जाए, नियतिवाद में प्रकृति है
उनको सर्वेसर्वा के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वेसर्वा माना जाता है। तथा मानव को एक गौण रूप के अंदर माना जाता है, जिसमें बताया गया है कि मानव के समय कार्यों का जो निर्धारण है यह प्रकृति के अनुसार ही होता है। यानी इस नियतिवाद के अंदर क्या होता है? प्रकृति को एक सर्वेसर्वा माना जाता है, जो है वो प्रकृति है। अब मानव क्या है? इनके अंदर एक गौणी रूप में यानी छोटे रूप में है, और इसमें बताया गया है कि मानव है वह समस्त कार्यों का जो निर्धारण है वो प्रकृति के अनुसार ही करता है। किसके अनुसार करता है? इस प्रकृति के अनुसार ही करता है। और निश्चयवाद का जो जनक या फिर प्रवर्तक माने तो रेड जेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? रेड जेल को। अब विश्व के अंदर जो निश्चयवाद है इनका जो प्रथम चिंतक की बात की जाए तो आपके एस्ट्रेम्बो नामक एक भूगोलवेता है, उनको माना जाता है। यानी नियतिवाद या निश्चयवाद का जनक की बात की जाए तो आपकी रेड जेल कहलाता है, और इनके प्रथम चिंतक की बात की जाए तो आपके एस्ट्रेम्बो है, और पहला निश्चयवादी विचारक है तो भी आपके एस्ट्रेम्बो ही है, इसलिए इनको प्रथम चिंतक के रूप में भी जाना जाता है। नौ बात की जाए इस पर्यावरणवाद के जनक की तो यह आपके हम्बोल्ट है। पर्यावरणवाद का जो जनक है वह आपके हम्बोल्ट एक भूगोलवेता है, उनको जाना जाता है। अब निश्चयवाद को मानने वाले अधिकांश भूगोलवेता आपके जर्मनी के निश्चयवाद या फिर नियतिवाद है, इनको जानने वाले अधिकांश आपके भूगोलवेताओं की बात की जाए तो जर्मनी के हैं। इस विचारधारा के जनक भी आपके जर्मन विचारक है, अतः इसे हम जर्मन विचारधारा के रूप में ही जानते हैं। किस वाद को? नियतिवाद को या फिर निश्चयवाद को। अब ये निश्चयवाद के प्रमुख पोषक भूगोलवेता, यानी यह निश्चयवाद है या नियतिवाद है, इनको आगे बढ़ाने के लिए पोषकों की जरूरत होती है। यानी अब पोषक ये भूगोलवेताओं के रूप में देखेंगे, बात की या कुछ कहा तो यह निश्चयवादों के अंदर देखा जाए तो एक कार्ल रिटर है, हम्बोल्ट है, कांट है, हेर्ज़ल है, ये सब है। यानी कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, कांट, हेर्ज़ल, ये चारों आपके जर्मनी के भूगोलवेता है। उसके बाद में एलन सर्चिल सैम्पुल, यह आपके यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है एक भूगोलवेता। अब कांट के अनुसार, यानी यह कांट है जो एक जर्मन भूगोलवेता है, इनके अनुसार निश्चयवाद क्या है? तो कांट के अनुसार निश्चयवाद एक भौतिक भूगोल पुस्तक के अंदर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए इस कांट ने कहा है कि नीदरलैंड के निवासी अध खुली आंखों वाले, क्योंकि वहां के वातावरण में मक्खियां होती रहती है। अब कांट ये कहते हैं, कांट महोदया किसके बारे में बताते हैं? निश्चयवाद के बारे में बताते हैं कि कक्षा 11 की जो पुस्तक है भौतिक भूगोल, उनके अंदर अपनी एक प्रभाव रूपी परिभाषा स्पष्ट करते हैं और बताते हैं एक नीदरलैंड एक देश है जिनके अंदर जो निवासी है वो एक अंध खुली आंखों वाले हैं, क्योंकि वहां के वातावरण के अंदर मक्खियां होती है। इस चीज को बताते हुए वह जोड़ते हैं किससे? इस अपने सिद्धांत से। फिर रेडजन क्या बताता है? रेडजन के अनुसार मानव वातावरण की एक उपज बता है। यह रेडजन कहता है निश्चयवाद के अंदर कि मानव है वह एक वातावरण की क्या है? उपज है, उपज करने वाला। अब रेड जेल के अनुसार इन्होंने किस प्रकार उपज बताई है? रेड जेल ने कहा है कि हमारी बुद्धि है वो एक संस्कृति और सभ्यता की तुलना उनके साथ साथ में चिड़िया की स्वतंत्र उड़ान से नहीं की जा सकती, बल्कि एक वृक्ष तने के ऊपरी भाग से की जा सकती है, जैसे शाखाएं या फिर अवलंबित यानी उनसे जुड़ी रहती है या अवलंबित होती है। वैसे ही आपके मानवीय प्रकृति शायद आसमान में एक सिर ऊंचा कर, लेकिन उसके पैर है वो सदा धरती पर ही टिके रहेंगे। यह धूल का परिवर्तन है, धूल में ही होते हुए एक विलीन हो जाएगी। यह एक विलीन हो जाएगी, यह कहने के बाद में उसने कहा है लेकिन उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे। धूल में परिवर्तन है, वह एक धूल में विलीन होते हुए ही दिखेंगे। यह रेडजल क्यों कहता है? यह कह रहा है कि कितना भी मानव कुछ भी कर ले, लेकिन वह इस धरातल से जुड़ाव रखना उनको जरूरी होता है और धरातल के अनुसार ही यानी इस प्रकृति के अनुसार ही उनको समझना होगा, समझन करके समझना ही होगा। अब एलन सर्चिल सैम्पुल के अनुसार निश्चयवाद के अंतिम कट्टर पोषक रही है, यानी जो यह सैंपल है यह भी इस निश्चयवाद के बारे में कुछ बात बता रहे हैं, अपनी पुस्तक के अंदर बता रहे हैं। कौन सी पुस्तक है? भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, यह पुस्तक किसकी है? तो सैंपल की है।
इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर बताया कि मानव धरातल की क्या है, एक उपज, मानव धरातल की एक उपज है। अब यह बता रहा है कि मानव मोम का पुतला है और प्रकृति जननी है तथा मानव उसका क्या है, शिशु है, यानी कि उनका बच्चा है। यानी अपनी भौगोलिक वातावरण की पुस्तक के अंदर यह एक वैज्ञानिक है, ये बताता है कि मानव है वो धरातल की एक उपज के रूप में है। अब उपज के रूप में बताया तो वो किस प्रकार बताया उन्होंने, अब उपज किस प्रकार बताई कि मानव है वो एक मोम का पुतला की तरह है और यह प्रकृति है जो एक जननी या फिर मां है और मानव है वो उसका क्या है, एक शिशु है। इसलिए उनको इस धरातल की यानी मानव को धरातल की उपज के रूप में माना है, यानी धरातल है वो मानव की क्या है, जननी है। अब सैंपुल ने वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पहाड़ी भागों के अंदर प्रकृति ने मानव की टांगों को लोहे की तरह एक मजबूत बनाया है जिसे वह ढालों पर उतारता या फिर सड़ाता है तथा तटीय भागों के अंदर मानव के एक ढीले कमजोर पैरों को बनाया है, लेकिन मजबूत भुजाओं के विकास के रूप में इनको बताया या फिर रोका के रूप में चलने के लिए बताया। यह परिभाषा को अपनी स्पष्टता देने के लिए यह चीज बताइए, यानी कहा है कि मानव प्रकृति का एक क्या है, उत्पाद है जो एक अविभाज्य है और मानव प्रकृति के मूल कण के समान है। इसने अंग्रेजी में एक शब्द बोला है, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड ही इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, यानी जो यह मानव है यह प्रकृति के मूल के कण के समान इनको माना है और मानव को प्रकृति का उत्पाद माना है, यह एक अविभाज्य माना है इनको और उनके साथ साथ में इस धरातल के मूल के कण के समान माना है कि वो मानव को। अब ये सैंपल है, इनके अनुसार, इस सैंपल के अनुसार मानव एक समस्त कार्यों का क्या करता है, निर्धारण करता है जो प्रकृति के द्वारा ही होता है। ये सब बातें बताई है जर्मन भूगोलवेताओं ने, यह निश्चयवाद को समझाने के लिए या फिर नियतिवाद को समझाने के लिए बताई थी और अपने सिद्धांत दिए थे। अब उनके बाद में अपन जानेंगे इसको यानी कि कौन सा वाद है, सेकंड नंबर का जो वाद है वो संभववाद के रूप में जानते हैं। इनके अर्थ की बात की जाए तो यह विचारधारा मानव के कार्यों को एक विशेष माना गया है इसके अंदर और प्रकृति का स्थान है वो एक गौण रूपीय माना जाता है और संभववाद का जो शब्द है इनका प्रयोग फेब्रिक के द्वारा किया गया, यानी संभववाद शब्द का प्रयोग है ये फेब्रिक के द्वारा दिया गया और संभववाद की जो विचारधारा है इनका विकास है यह आपके कौन करता है, ग्लास करता है। तो ग्लास मोरिया है यह इस विचारधारा का विकास करता है और इस शब्द का प्रयोग है वो फेब्रिक करता है। अब फेब्रिक है वो अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है, अपनी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। अपनी पुस्तक के अंदर फेब्रिक लिखता है कि संभववाद के बारे में इन्होंने बताया है कि कई अनिवार्यता नहीं है, सब और संभावनाएं हैं, सब संभावनाओं का स्वामी है वो आपके मानव है जिसमें वह चयन करने के लिए क्या है, एक स्वतंत्र है, यानी कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अनिवार्यता देखने को नहीं मिलती है। उनके साथ साथ में जो मानव है यह एक संभावनाओं का एक स्वामी है और यह चयन करने के लिए एक स्वतंत्र इनको माना जाता है। अब अपनी विवेक के अनुसार वह अपनी चॉइस करता है। फिर देखते हैं इस संभववाद की विचारधारा के मुख्य पोषक की बात की जाए, यानी पोषकीय भूगोलवेता कौन कौन से है, जिसमें फेब्रिक, ग्लास, कई जीन क्रूम्स और डिमांजिया और किरशॉफ और उनके साथ साथ में इसावोमेन और ब्लेसर। यह संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भूगोलवेता जाने जाते हैं। तो संभववादी विचारधारा को एक फ्रांसीसी विचारधारा के रूप में भी जाना जाता है। निश्चयवाद या फिर नियतवादी विचारधारा को हम जर्मनी विचारधारा के रूप में जान रहे थे, उसी प्रकार संभववादी विचारधारा को हम फ्रांसीसी विचारधारा के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह जो भूगोलवेता है वो ज्यादातर फ्रांसीसी है इसलिए इनको जानते हैं। अब जो ब्लांस एक भूगोलवेता है उनके अनुसार संभववाद क्या है, तो प्रकृति एक सलाहकार है, प्रकृति एक सलाहकार से कुछ नहीं, यानी नेचर नो मोर देन ए एडवाइजर। ब्लांस ने सांठ व क्रिया का नियम दिया, उसने बताया कि प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं में मानव को सांठने की एक स्वतंत्रता तथा उस संभावनाओं के ऊपर मानव के द्वारा एक प्रोसेस या फिर क्रिया की जाती है। यानी यह ब्लांस ये बताता है कि प्रकृति एक सलाहकार है, प्रकृति एक सलाहकार है, इसे कुछ नहीं, यानी नेचर ऑफ मोर देन ए एडवाइजर। यह ब्लांस बताता है कि इनके अंदर एक सटनी होती है या साधना होता है, इस आंकने का जो प्रोसेस है या नियम है ये बताता है कि प्रकृति के द्वारा जो प्रस्तुत की गई अपनी जो संभावनाएं होती है इनके अंदर मानव है वह साधने के लिए एक स्वतंत्र माना जाता है और यह संभावनाओं के ऊपर अपना मानव है इन संभावनाओं को साधने का प्रोसेस दिखाता है या फिर क्रिया करता है।
फिर देखते हैं हम जीन ब्रूक्स को। जीन ब्रूक्स है वो इस संभावनावाद के बारे में क्या बताते हैं। तो मानव एक क्रियाशील प्राणी है और मानव अपनी शक्तियों के द्वारा वातावरण में जो परिवर्तन कर सकता है वह पुनः या पूर्ण रूप से एक अकरणीय तभी होता है जब प्रकृति उसे क्या करती है, निष्प्राण कर दे। जब तक वह जीवित रहता है क्रिया या फिर प्रक्रिया या फिर प्रतिक्रिया करता रहता है। प्रकृति एक आदेशात्मक नहीं है, वह एक क्या है, अनुमति बोधक के रूप में है। यानी यहाँ प्रकृति एक अनुमति बोधक के रूप में है और इनके साथ में जितने भी प्रोसेस कर रहा है यह मानव खुद कर रहा है। अब डिमांजिया के अनुसार संभववाद क्या है, तो जानते हैं मानव का जो वातावरण है या मानव वातावरण पर जो प्रभाव बताते हुए कहता है यह डिमांजिया कि मनुष्य के द्वारा वातावरण में जो परिवर्तन है यह एक विभिन्न ढंग से दिखाई देता है। यानी यह मनुष्य क्या करता है, इस वातावरण के अंदर जो अलग अलग प्रकार से जो अपना परिवर्तन करता है विवेकशील से या विवेकी रूप से, यह एक प्रकार का मानव गुण है संभववाद के। जैसे इन्होंने अब एग्जाम्पल दिया किस प्रकार परिवर्तन देखने को मिलता है, तो कहीं कुएं, तो कहीं तालाब, कहीं नहरें आदि का निर्माण। अब इन सब का यानी कुएं का निर्माण है, कहीं तालाब का निर्माण है, कहीं नहरों का निर्माण है, यानी अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग नाम से वही स्रोत जाने जाते हैं। या फिर यह सब पानी के स्रोत है, कहीं कुआं है इनसे भी पानी प्राप्त किया जाता है, कहीं तालाब के रूप में पानी को स्टोर किया जाता है और कहीं नहरों के रूप। यह है तो मानव की देन, यानी मानव के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता है, इसलिए इनका अलग अलग परिवर्तन देखने को किस प्रकार आपको मिल रहा है। अब नॉन के रूप में देखा जाए तो आपके निश्चयवाद और संभववाद ये विचारधाराएं दोनों ही एक अतिवादी विचारधाराएं हैं। कैसी है, अतिवादी विचारधाराएं जिनके परिणाम स्वरूप की बात की जाए या फल स्वरूप की बात की जाए, यह नव निश्चयवाद विचारधारा का विकास इनसे हुआ। यानी इन नियतवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा उनके साथ साथ में एक संभववादी विचारधारा, यह दोनों अतिवादी विचारधारा के रूप में जानी जाती है। और परिणाम स्वरूप बात की जाए तो यह दोनों विचारधाराएं यह नव निश्चयवाद विचारधारा का विकास करती है। अब जानते हैं जो 3 नंबर की विचारधारा है जिसको हम नव यानी नए रूप में यानी नव निश्चयवाद या फिर नव नियतवादी के रूप में देखेंगे। यह आपके इस क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो जानते हैं इनके अर्थ को सर्वप्रथम, यानी निश्चयवाद के जनक, नव निश्चयवाद के जनक आपके ग्रिफिथ टेलर अपनी पुस्तक जिसके अंदर 20वीं शताब्दी का भूगोल में नव निश्चयवाद को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि मानव व प्रकृति एक दूसरे के पूर्वक है, यानी अपोजिट है या विलोम है। मानव अपना अधिकतम विकास है वो प्रकृति से संघर्ष करके नहीं कर सकता, अपितु प्रकृति से सहयोग और उनके साथ साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कर सकता है। यानी यह इस नव निश्चयवाद के अंदर अपना अर्थ बताता है। अपनी पुस्तक के अंदर 20वीं शताब्दी की भूगोल नामक पुस्तक है जो ग्रिफिथ टेलर की है, उसके अंदर वह अर्थ स्पष्टीकरण करता है इस नव निश्चयवाद का, जिसके अंदर बताता है कि यह प्रकृति और मानव एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, पूर्वक है। उनके साथ साथ यह अधिकतम विकास है, यह प्रकृति से संघर्ष करके नहीं अपितु प्रकृति के साथ में समायोजन करके या फिर उनके साथ में सहयोग स्थापित करके ही करता है कौन, मानव। अब ग्रिफिथ टेलर ने इस नव निश्चयवाद को रुको और जाओ का है। अब रुको और जाओ का है, क्यों का है, इसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा है कि मानव एक चौराहे के ऊपर एक नियंत्रक की भांति क्या करता है, कार्य करता है, जो गति को धीमा कर सकता है लेकिन दिशा के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी वही मानव उस चौराहे के रूप में या चौराहे के ऊपर एक नियंत्रक के रूप में एक भली भांति कार्य करता हुआ दिखता है। तो अपनी गति को तो वह धीमा कर सकता है लेकिन वह अपनी दिशा को परिवर्तन नहीं कर सकता। अब ग्रिफिथ टेलर ने यह किस आधार पर कहा, तो उन्होंने एक अपने वाद या अपने नव निश्चयवाद के अंदर रुको और जाओ शब्दों को स्पष्ट करते हुए बताया था। अब ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है तथा अपने नियम है और मानव पहले प्रकृति को समझना चाहिए, यानी मानव को पहले प्रकृति को समझना चाहिए तथा अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति के साथ सहयोग से विकास की योजना बनानी चाहिए। यानी मानव को क्या करना है, इस प्रकृति की जो सुंदरता है उनको देखते हुए, उनको नियमों को भांपते हुए उनको समझना चाहिए मानव को, और फिर मानव की जो अति महत्वपूर्ण या फिर आवश्यकता अनुसार कई सहयोग की जरूरत होती है तो उनको एक विकासशील योजना बनाते हुए उनका सहयोग या फिर सामंजस्य करते हुए अपना विकास करना चाहिए या उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहिए। अब कार्ल सावर यह भी एक भूगोलवेता है जो नव निश्चयवाद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मानव वह वातावरण के बीच में समायोजन और विशेष जोर देना होता है। यानी मानव का
इस वातावरण के बीच में एक समायोजन करना या उनसे जोड़ के रखना, इनके ऊपर इन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है। किसने दिया है? तो कार्ल सावर ने। अब जॉर्ज टेथम नामक एक और भूगोलवेत्ता आते हैं। इन्होंने भी नवनिश्चयवाद को थोड़ा स्पष्ट किया है। इन्होंने यह बताया है कि नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद शब्द के रूप में भी जाना जाता है। यानी इस जॉर्ज टेथम ने नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद के रूप में प्रयोग किया था। उसके बाद में एक और भूगोलवेत्ता आते हैं जो ओपे स्पेड। इन्होंने नवनिश्चयवाद के लिए एक प्रसंभाववाद शब्द का प्रयोग किया। तो प्रसंभाववाद शब्द का प्रयोग नवनिश्चयवाद के लिए किसने किया? स्पेड ने किया। उसी प्रकार कई क्रियात्मक संभववाद है वह नवनिश्चयवाद के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने जॉर्ज टेथम ने किया। उसके बाद में देखते हैं नवनिश्चयवाद के प्रमुख पोस्टों को। तो इनके अंदर आपको मुख्य रूप से ग्रिफिथ, टेलर, कार्ल सावर और उनके साथ साथ हंटिंगटन, यह प्रारंभ में आपके नियतवाद, उसके बाद में नवनिश्चयवाद के पोषक जाने जाते हैं। और रिचर्ड हॉडसन ये आपके अमेरिकी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। तो थैंक यू। यह अपनी क्लास होती है मानव की परिभाषा और उनके सिद्धांतों, उनके क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और उनके साथ साथ में उनके वाद है जो 3 प्रकार के, कई नियतिवाद, कई संभववाद, कई नवनियतिवाद के रूप में अपन ने जाना था। तो थैंक यू, धन्यवाद।